अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो ऑनगोइंग वॉर हो चल रही है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ी बहुत इनकी ज्योग्राफी के बारे में कि कहाँ पे लोकेटेड है। तो यूक्रेन के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में रशिया पड़ता है। दैट मीन्स ये दोनों कंट्रीज जो है एक बॉर्डर शेयर करती हैं। तो वहीं पे यूक्रेन के जो वेस्ट साइड में जो कंट्रीज हैं वो हुई पोलैंड हो गई, हंगरी हो गई, रोमानिया हो गया। एंड इसके नॉर्थ साइड में देखोगे जो कंट्रीज हैं उनमें से बेलारूस एक आता है, और साउथ साइड में आप देखो तो ब्लैक सी पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी ज्योग्राफी, इसकी लोकेशन। तो अब थोड़ा बहुत हम इसका हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, क्योंकि किसी भी दो कंट्रीज के बीच में अगर कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ वॉर चल रहा है, तो उन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 2-3 महीने या कुछ सालों का नहीं होता है। उसके पीछे एक हिस्ट्री जो है बिल्डअप हुई होती है। तो अगर हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 1921 की बात है। 1921 में जो है यूएसएसआर बनता है, सोवियत यूनियन को बोलते हैं, और ये जो है कुछ कंट्रीज जो है अपने साथ मिलाती है, उन कंट्रीज की जो यूनियन बनती है। लेकिन लेटर ऑन क्या हो जाता है, जिसमें यूक्रेन एंड रशिया भी है। तो 1991 में जो है ये सोवियत यूनियन जो है ये टूट जाता है, और जितने भी कंट्रीज हैं ये अलग अलग हो जाते हैं और अपनी जो है इंडिपेंडेंस अटेन करते हैं, अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बनाते हैं, जिसमें यूक्रेन भी आता है एंड रशिया भी आता है। ठीक है, तो उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं 2014 की तरफ। तो 2014 में क्या होता है कि रशिया ने क्या काम किया होता है, जो यूक्रेन का एक पार्ट है, साउथर्न पार्ट है, जिसको क्रीमिया बोलते हैं, पार्ट को एनेक्स कर दिया। ठीक है, अपने साथ जुड़ा दिया। वहां पे 2014 में वहां पे मतलब एक जंग हुई जहां पे रशिया ने जो है ये पार्ट जो है जीत लिया। हम देखते हैं इनके अंदर जो कल्चरल चीजें वो क्या है। देखो, जो यूक्रेन के अंदर जो कल्चर है और रशिया के अंदर जो कल्चर है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो ये कॉमन सी बात है कि जहां पे और खासकर यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न साइड है जो रशिया की तरफ जाता है, तो वहां पे ज्यादा आपको 30% ऑफ द जो रशियंस जो यूक्रेनियंस हैं वो रशियन भी बोलते हैं। दैट मीन्स कि ये सिमिलरिटी हर कहीं पे आपको दिखेगी कि वो एरिया जहां बॉर्डर के आसपास जो का एरिया होता है वहां आपको काफी चीजें कॉमन दिखने को मिलेंगी। तो कल्चर के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से जो यूक्रेन एंड रशिया जो है वो थोड़ा बहुत मिलता है आपस में। अब हम बात करते हैं नेटो की। नेटो जो है काफी न्यूज में आजकल। तो नेटो क्या है? तो नेटो जो है बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड हुआ था उसके बाद जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है, जो पर्पस है वो ये है, देखो इसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो जब स्टार्ट हुआ था ये तब इसमें 12 मेंबर्स थे, लेकिन बाद में जो है और मेंबर्स जो है और कंट्रीज जो है वो एडअप होती गई, और अब तक जो है 30 जो है इसके कंट्रीज जो है वो मेंबर है इसके। तो अब इसका पर्पस ये है कि मान लो अगर किसी एक कंट्री पे अटैक होता है तो बाकी जो कंट्रीज है वो रेडी होती हैं कि उस कंट्री को सपोर्ट करे। वहां पे वेपन्स, वहां पे आर्मी, वहां पे मिसाइल, जो भी डिफेंसिव जो भी चीजें हैं वहां पे उसको प्रोवाइड करे और उस कंट्री को सेफ्टी प्रोवाइड करे। ठीक है, क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या यूक्रेन जो है वो एक नेटो नेशन है? तो द आंसर इज नो। तो ये अभी तक नेटो जो मेंबर नहीं बना, क्योंकि नेटो में ज्वाइन होने के लिए, इसका मेंबर बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उस कंट्री के जो हैं, जो बॉर्डर के रिलेशंस हैं वो ठीक ठाक होने चाहिए। बॉर्डर पे कुछ मतलब कन्फ्लिक्ट्स जो है नहीं चलने चाहिए दूसरे कंट्री के साथ, जो कि चल रहे हैं यूक्रेन के रशिया के साथ। तो इसलिए उसको मेंबरशिप नहीं मिल सकती है। लेकिन यूक्रेन काफी कोशिश कर रहा है कि उसको ये मेंबरशिप मिले, एंड यूएस भी चाह रहा है कि ये मेंबरशिप मिले। ठीक है, तो इसी चीज से जो रशिया जो है चिढ़ रहा है, इसी चीज से रशिया को प्रॉब्लम हो रही है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए। तो अब इसमें ऐसा क्या मतलब नेटो में है कि अगर यूक्रेन बन जाता है तो रशिया को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? रशिया जो है, रशिया का अगर हम देखेंगे, रशिया जो है, रशिया के जो साइड वाले कंट्रीज हैं, जो पहले किसी जमाने में यूएसएसआर के साथ सब ये ज्वाइन थे, अब ये अलग हो चुके हैं। तो अगर आप नजर देखो इन कंट्रीज की तरफ, जो यूक्रेन के साइड वाले कंट्रीज हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, जो वेस्ट साइड में कंट्रीज हैं, जैसे पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, तो ये सब जो है ये सब नेटो मेंबर्स, एंड अभी तक यूक्रेन इसका मेंबर नहीं बना है। दैट मीन्स कि अगर यूक्रेन भी इसका मेंबर बनता है, अगर यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बनता है, तो रशिया के खिलाफ जो है एक यूक्रेन ही खड़ा नहीं होगा, पूरा का पूरा नेटो खड़ा होगा। तो नेटो के अंदर आप खुद सोच लो कि नेटो के अंदर खुद कितने कंट्रीज हैं।
30 कंट्रीज हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल यूक्रेन को वो मिल जाता है मेंबरशिप, तो हो सकता है कल को रशिया पे अटैक हो सकता है। तो उस टाइम पे सिर्फ यूक्रेन ही, एक सिंगल यूक्रेन अटैक नहीं करेगा, उसके पीछे एक पूरी बैकबोन होगी, इकट्ठे मिलके रशिया को अटैक कर सकते हैं। तो रशिया को यही डर सता रहा है, इसी का खतरा उसको लग रहा है कि क्योंकि यूक्रेन जो है रिसेंटली जो है यूक्रेन जो है वो अप्रोच कर रहा है इस चीज को कि वो नेटो का मेंबर बने, एंड रशिया को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो यूक्रेन है वो इस चीज में ज्वाइन हो जाए। तो इस सब के पीछे एक पॉलिसी है यूएस की, क्योंकि यूएस जो है उसने फोकस किया है, अगर आप देखोगे उसके ज्यादातर मेंबर जो है उस तरफ से आ रहे हैं जो रशिया को सराउंड कर रहे हैं। वो वर्ल्ड के कहीं और जगह पे नहीं गया, वो गया सिर्फ रशिया के जो सराउंडिंग कंट्रीज है वहीं पे गया और उन्हीं को उसने मेंबर्स बनाए। जैसे यूक्रेन के साइड वाले जो कंट्रीज है उनको मेंबर्स बनाया। तो यूएस का भी कहीं ना कहीं एक पॉलिसी है, क्योंकि देखो वर्ल्ड के जो जितने भी सुपर पावर्स इस टाइम जो है वो या तो यूएस है या तो रशिया है। तो यूएस नहीं चाहेगा कि उससे ज्यादा कोई आगे बढ़ जाए। तो उस चीज को लेके जो है वो हमेशा जो है क्या करता है, जो रशिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ कभी उसके फ्रेंडली रिलेशन थे, उनको भड़काना स्टार्ट कर दिया, उनको अपने साथ मिलाया, उनको ये नेटो प्रोवाइड कर दिया। तो ये पीछे का एम यही है कि उनको अपने अंडर लाना, उनको बिल्कुल अपने साथ मिला लेना और रशिया को उनके खिलाफ कर देना। तो ये बेसिक जो पर्पस है वो यूएस का है। एंड रशिया ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके जो साथ वाला जो कंट्री है जिसके साथ वो एक बॉर्डर शेयर करे, क्योंकि अगर यूक्रेन को नेटो का मेंबरशिप मिल जाता है तो जो बॉर्डर लाइन है, जो यूक्रेन एंड रशिया का बॉर्डर है, वहां पे नेटो की आर्मी आ जाएगी। एंड ये जो है सबसे बड़ा थ्रेट है रशिया को इस टाइम। अब बात करते हैं कि जो यूक्रेन के लोग हैं वो किस साइड को फेवर करते हैं। तो देखो यूक्रेन जो है वहां पे दो सेक्ट्स हैं। एक सेक्ट जो है वो जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ है, उसकी आइडियोलॉजीज को फॉलो करता है, उसके साथ फ्रेंडली टाइज बनाना चाहता है। और एक दूसरा सेक्ट है जो कि प्रो रशियन है, वो चाहता है कि हम रशिया के साथ मिल जाए। तो वहां पे भी अगर आप देखोगे मैप में, तो जो इसका जो ईस्टर्न साइड है जो रशिया के साथ मिलता है, वहां पे आपको प्रो रशियन देखने को मिलेंगे। वही लोग चाहते हैं कि हम रशिया के साथ हो जाए। रशिया को कहीं ना कहीं लगता है कि, तो रशिया को पूरा पता है कि जो मेरी कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज को, इनको जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो यूएस कर रहा है। तो यही रीजन है कि बाकी जो कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को जो है आर्मी जो है प्रोवाइड नहीं कर सकती है। बेशक उन्होंने वेपन्स वगैरह दिए हैं, लेकिन उन्होंने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है लड़ने को, कि मतलब हाँ ले लो, आप हथियार ले लो, वेपन्स ले लो, बट आपको हम आर्मी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइम जो यूक्रेन जो है वो अकेला जो हो गया है बिल्कुल इसी वजह से। एंड जो है यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी हैं रशिया पे, ताकि हम इसको इकोनॉमिकली थोड़ा वीक कर ले, इस पे प्रेशराइज डाल दे ताकि वॉर को खत्म कर दे। वो रीजन जो है कि बाकी जो कंट्रीज है वो क्यों इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं, क्यों वहां पे आर्मी नहीं भेज रहे हैं, उसका रीजन ये है कि कोई कंट्री नहीं चाहेगा, चाहे वो कितनी भी सुपर पावर हो, कि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना हो। क्योंकि वर्ल्ड वॉर में आपने देखा कि किस तरह से जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था, तो उसके जो फ्रेंड्स, बाकी जो फ्रेंडली जो थे कंट्रीज थे वो आ गई, फिर दूसरे जो आगे जिसपे अटैक किया था उसके जो फ्रेंडली कंट्रीज थे वो आ गई। तो इस तरह से जो एक वॉर का जो वो स्केल था वो काफी बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारी कंट्री जो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा अगर हर कंट्री जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि रशिया अकेला है, उसके बाकी जो एलीज हैं जैसे मॉस्को हुआ, क्यूबा हुआ, ये जो है ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस वॉर में। और इससे क्या हो जाएगा कि वर्ल्ड वॉर जैसी, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं चाहेगी कि इस तरह का जो है सिचुएशन अराइज हो, क्योंकि जो प्रीवियस वॉर्स में जो कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट्स आए वो सब ने देखे, तो उसके चलते कोई नहीं चाहेगा कि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट। और से क्या होता है कि जो नुकसान होता है, जो लॉस होता है, वो सिविलियंस का होता है, कोई माँ बाप होता है, कोई भाई बहन, बेटा बेटी। तो इससे जो नुकसान होता है एट सिविलियंस का होता है, तो वॉर को डेफिनेटली रुक जाना चाहिए। ये था आज का वीडियो अबाउट रशिया एंड यूक्रेन। आई होप आपको थोड़ा वो समझ में आएगा कि जो रीजन जो है, एक्चुअल रीजन जो है वो क्या है, जो एक्चुअल रीजन है कन्फ्लिक्ट का बिटवीन दीज 2 कंट्रीज वो क्या है। थैंक यू।